हेलो फ्रेंड्स, प्रेमा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है। यह उपन्यास मूलतः उर्दू भाषा में लिखा गया था। उर्दू में यह हम खुरमा व हम ख्वाब नाम से प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास विधवा विवाह पर केंद्रित है, जो प्रेमा, पूर्णा और अमृतलाल जैसे पात्रों के इर्द गिर्द रचा गया है और उनके जीवन का चित्रण कर तत्कालीन सामाजिक स्थिति को उजागर करता है। संध्या का समय है। डूबने वाले सूर्य की सुनहरी किरणें रंगीन शीशों की आड़ से एक अंग्रेजी ढंग पर सजे हुए कमरे में झांक रही है, जिससे सारा कमरा रंगीन हो रहा है। अंग्रेजी ढंग की मनोहर तस्वीरें जो दीवारों से लटक रही है, इस समय रंगीन वस्त्र धारण करके और भी सुंदर मालूम होती है। कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज है, जिसके चारों तरफ नर्म मखमली गद्दों की रंगीन कुर्सियां बिछी हुई है। इनमें से एक कुर्सी पर एक युवा पुरुष सिर नीचा किए हुए बैठा कुछ सोच रहा है। वह अति सुंदर और रूपवान पुरुष है, जिस पर अंग्रेजी काट के कपड़े बहुत भले मालूम होते हैं। उसके सामने मेज पर एक कागज है, जिसको वह बार बार देखता है। उसके चेहरे से ऐसा विदित होता है कि इस समय वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। थोड़ी देर तक वह इसी तरह पहलू बदलता रहा। फिर वह एकाएक उठा और कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में टहलने लगा, जिसमें मनोहर फूलों और पत्तों के गमले सजाकर धरे हुए थे। वह बरामदे से फिर कमरे में आया और कागज का टुकड़ा उठाकर बड़ी बेचैनी के साथ इधर उधर टहलने लगा। समय बहुत सुहाना था। माली फूलों की क्यारियों में पानी दे रहा था। एक तरफ साइज घोड़े को टहला रहा था। समय और स्थान दोनों ही बहुत रमणीक थे, परंतु वह अपने विचार में ऐसा लवलीन हो रहा था कि उसे इन बातों की बिल्कुल सुधि न थी। हाँ, उसकी गर्दन आप ही आप हिलती थी और हाथ भी आप ही आप इशारे करते थे, जैसे वह किसी से बातें कर रहा हो। इस बीच में एक बाइसिकल फाटक के अंदर आती हुई दिखाई दी और एक गोरा चिट्टा आदमी कोट पतलून पहने, ऐनक लगाए, सिगार पीता, जूते चरमर करता उतर पड़ा और बोला, गुड इवनिंग अमृत राय। अमृत राय ने चौंक कर सर उठाया और बोले, ओ आप है मिस्टर दाननाथ, आइए बैठिए। आप आज जलसे में न दिखाई दिए। दाननाथ, कैसा जलसा? मुझे तो इसकी खबर भी नहीं। अमृत राय आश्चर्य से, आपको खबर ही नहीं? आज आगरा के लाला धनुषधारी लाल ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए। दाननाथ, ईश्वर जानता है मुझे जरा भी खबर न थी, नहीं तो मैं अवश्य आता। मुझे तो लाला साहब के व्याख्यानों के सुनने का बहुत दिनों से शौक है। मेरा अभाग्य था कि ऐसा अच्छा समय हाथ से निकल गया। किस बात पर व्याख्यान था? अमृत राय, जाति की उन्नति के सिवा दूसरी कौन सी बात हो सकती थी? लाला साहब ने अपना जीवन इसी काम के हेतु अर्पण कर दिया है। आज ऐसा सच्चा देशभक्त और निष्काम जाति सेवक इस देश में नहीं है। यह दूसरी बात है कि कोई उनके सिद्धांतों को माने या ना माने, मगर उनके व्याख्यानों में ऐसा जादू होता है कि लोग आप ही आप खींचे चले आते हैं। मैंने लाला साहब के व्याख्यानों के सुनने का आनंद कई बार प्राप्त किया है, मगर आज की स्पीच में तो बात ही और थी। ऐसा जान पड़ता है कि उनकी जबान में जादू भरा है। शब्द वही होते हैं जो हम रोज काम में लाया करते हैं। विचार भी वही होते हैं जिनकी हमारे यहाँ प्रतिदिन चर्चा रहती है, मगर उनके बोलने का ढंग कुछ ऐसा अपूर्व है कि दिलों को लुभा लेता है। दाननाथ को ऐसी उत्तम स्पीच को न सुनने का अत्यंत शौक हुआ। बोले, यार मैं जन्म का अभागा हूँ, क्या अब फिर कोई व्याख्यान न होगा? अमृत राय, आशा तो नहीं है, क्योंकि लाला साहब लखनऊ जा रहे हैं, उधर से आगरा को चले जाएंगे, फिर नहीं मालूम कब दर्शन दे। दाननाथ, अपने कर्म ही हीनता की क्या कहूँ। आपने उस स्पीच की कोई नकल की हो तो जरा दीजिए, उसी को देखकर जी को ढारस दूं। इस पर अमृत राय ने वही कागज का टुकड़ा, जिसको वे बार बार पढ़ रहे थे, दाननाथ के हाथ में रख दिया और बोले, स्पीच के बीच बीच में जो बातें मुझको सवार हो जाती है
तो आगा पीछा कुछ नहीं सोचते, समझाने लगे। मित्र, तुम कैसी लड़कपन की बातें करते हो। तुमको शायद अभी मालूम नहीं कि तुम कैसा भारी बोझ अपने सर पर ले रहे हो। जो रास्ता अभी तुमको साफ दिखाई दे रहा है वह कांटों से ऐसा भरा है कि एक एक पग धरना कठिन है। अमृत राय, अब तो जो होना था सो हो। जो बात दिल में जम गई वो जम गई। मैं खूब जानता हूँ कि मुझको बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मगर आज मेरा हिसाब ऐसा बढ़ा हुआ है कि मैं बड़े से बड़ा काम कर सकता हूँ और ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ। दाननाथ, ईश्वर आपके उत्साह को सदा बढ़ावे। मैं जानता हूँ कि आप जिस काम के लिए उद्योग करेंगे उसे अवश्य पूरा कर दिखाएंगे। मैं आपके इरादों में विघ्न डालना कदापि नहीं चाहता, मगर मनुष्य का धर्म है कि जिस काम में हाथ लगावे पहले उसका ऊंच नीच खूब विचार ले। अब प्रच्छन्न बातों से हटकर प्रत्यक्ष बातों की तरफा आइए। आप जानते हैं कि इस शहर के लोग सब के सब पुरानी लकीर के फकीर है। मुझे भय है कि सामाजिक सुधार का बीज यहाँ कदापि फल फूल न सकेगा। और फिर आपका सहायक भी कोई नजर नहीं आता। अकेले आप क्या बना लेंगे। शायद आपके दोस्त भी इस जोखिम के काम में आपका हाथ न बटा सके। चाहे आपको बुरा लगे, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि अकेले आप कुछ भी न कर सकेंगे। अमृत राय ने अपने परम मित्र की बातों को सुनकर सिर उठाया और बड़ी गंभीरता से बोले, दाननाथ, यह तुमको क्या हो गया है। क्या मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बोधेपन की बातें सुन रहा हूँ। तुम कहते हो अकेले क्या बना लोगे। अकेले आदमियों की कारगुजारियों से इतिहास भरे पड़े हैं। गौतम बुद्ध कौन था। एक जंगल का बसने वाला साधु जिसका सारे देश में कोई मददगार न था, मगर उसके जीवन ही में आधा हिंदुस्तान उसके पैरों पर सिर धर चुका था। आपको कितने प्रमाण दूं। अकेले आदमियों से कौमों के नाम चल रहे हैं। कौमें मर गई है, आज उनका निशान भी बाकी नहीं, मगर अकेले आदमियों के नाम अभी तक जिंदा है। आप जानते हैं कि प्लेटो एक अमर नाम है, मगर आप में कितने ऐसे हैं जो ये जानते हो कि वह किस देश का रहने वाला है। दाननाथ समझदार आदमी थे, समझ गए कि अभी जोश नया है और समझाना बुझाना सब व्यर्थ होगा, मगर फिर भी जी न माना। एक बार और उलझना आवश्यक था। अच्छी जान पड़ी। मैंने उनको तुरंत नकल कर लिया। ऐसी जल्दी में लिखा है कि मेरे सिवा कोई दूसरा पढ़ भी न सकेगा। देखिए हमारी लापरवाही को कैसा आड़े हाथों लिया है। सज्जनों, हमारी इस दुर्दशा का कारण हमारी लापरवाही है। हमारी दशा उस रोगी की सी हो रही है जो औषधि को हाथ में लेकर देखता है मगर मुंह तक नहीं ले जाता। हाँ भाइयों, हम आंखें रचाते हैं मगर अंधे हैं। हम कान रखते हैं मगर बहरे हैं। हम जबान रखते हैं मगर गूंगे हैं। परंतु अब वह दिन नहीं रहे कि हमको अपनी जीत की बुराइयां न दिखाई देती हो। हम उनको देखते हैं और मन में उनसे घृणा भी करते हैं, मगर जब कोई समय आ जाता है तो हम उसी पुरानी लकीर पर आ जाते हैं और नर बातों को असंभव और अनहोनी समझकर छोड़ देते हैं। हमारे डोंगे को पार लगाना, जबकि मल्ला ऐसे बाद और कादर है, कठिन ही नहीं प्रत्युत दुस्साध्य है। अमृत राय ने बड़े ऊंचे स्वरों में उस कागज को पढ़ा। जब वह चुप हुए तो दाननाथ ने कहा, निसंदेह बहुत ठीक कहा है, हमारी दशा के अनुकूल ही है। अमृत राय, मुझको रह रहकर अपने ऊपर क्रोध आता है कि मैंने सारी स्पीच क्यों न नकल कर ली। अगर कहीं अंग्रेजी स्पीच होती तो सवेरा होते ही सारे समाचार पत्रों में छप जाती, नहीं तो शायद कहीं खुलासा रिपोर्ट में छपे तो छपे। तब मैं जलसे से लौटकर आया हूँ, तब से बराबर वही शब्द मेरे कान में गूंज रहे हैं। प्यारे मित्र, तुम मेरे विचारों को पहले से जानते हो। आज की स्पीच ने उनको और भी मजबूत कर दिया है। आज से मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने को जाति पर न्यौछावर कर दूंगा। तन मन धन सब अपनी गिरी हुई जाति की उन्नति के निमित्त अर्पण कर दूंगा। अब तक मेरे विचार मुझ तक ही थे, अब वे प्रत्यक्ष होंगे। अब तक मेरा हृदय दुर्बल था, मगर आज इसमें कई दिलों का बल आ गया है। मैं खूब जानता हूँ कि मैं कोई उच्च पदवी नहीं रखता हूँ, मेरी जायदाद भी कुछ अधिक नहीं है, मगर मैं अपनी सारी जथा अपने देश के उद्धार के लिए लगा दूंगा।
अब इस प्रतिज्ञा से कोई मुझे डिगा नहीं सकता। जोश से ऐ थककर बैठी हुई कौम, ले तेरी दुर्दशा पर आंसू बहाने वालों में एक दुखियारा और बढ़ा। इस बात का न्याय करना कि तुझको इस दुखियारे से कोई लाभ होगा या नहीं, समय पर छोड़ता हूँ। यह कहकर अमृत राय जमीन की ओर देखने लगे। दाननाथ, जो उनके बचपन के साथी थे और उनके स्वभाव से भली भांति परिचित थे, कि जब उनको कोई धुन मालूम हुआ बोले, अच्छा, मैंने मान लिया कि अकेले लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं और आप भी अपनी जाति का कुछ न कुछ भला कर लेंगे, मगर ये तो सोचिए कि आप उन लोगों को कितना दुख पहुंचाएंगे जिनका आपसे कोई नाता है। प्रेमा से बहुत जल्द आपका विवाह होने वाला है। आप जानते हैं कि उसके माँ बाप परले सिरे के कट्टर हिंदू हैं। जब उनको आपकी अंग्रेजी पोशाक और खाने पीने पर शिकायत है तो बतलाइए, जब आप सामाजिक सुधार पर कमर बांधेंगे तब उनका क्या हाल होगा। शायद आपको प्रेमा से हाथ धोना पड़े। दाननाथ का इशारा कलेजे में चुभ गया। 2-3 मिनट तक वह सन्नाटे में जमीन की तरफ ताकते रहे। जब सिर उठाया तो आंखें लाल थी और उनमें आंसू डबडबाए थे। बोले, मित्र, कौम की भलाई करना साधारण काम नहीं है। यद्यपि पहले मैंने इस विषय पर ध्यान न दिया था, फिर भी मेरा दिल इस वक्त ऐसा मजबूत हो रहा है कि जाति के लिए हर एक दुख भोगने को मैं कटिबद्ध हूँ। इसमें संदेह नहीं कि प्रेमा से मुझको बहुत ही प्रेम था। मैं उस पर जान देता था और अगर कोई समय ऐसा आता कि मुझको उसका पति बनने का आनंद मिलता तो मैं साबित करता कि प्रेम इसको कहते हैं। मगर अब प्रेमा की मोहनी सूरत मुझ पर अपना जादू नहीं चला सकती। जो देश और जाति के नाम पर बिक गया, उसके दिल में कोई दूसरी चीज जगह नहीं पा सकती। देखिए, यह वह फोटो है जब तक बराबर मेरे सीने से लगा रहता था। आज इससे भी अलग होता हूँ। यह कहते कहते तस्वीर जेब से निकाली और उसके पुर्जे पुर्जे कर डाले। प्रेमा को जब मालूम होगा कि अमृत राय अब जाति पर जान देने लगा, उसके दिल में अब किसी नवयौवना की जगह नहीं रही, तो वह मुझे क्षमा कर देगी। दाननाथ ने अपने दोस्त के हाथों से तस्वीर छीन लेनी चाहिए, मगर न पा सके। बोले, अमृत राय, बड़े शौक की बात है कि तुमने उस सुंदरी की तस्वीर की यह दशा की, जिसकी तुम खूब जानते हो कि तुम पर मोहित है। तुम कैसे निष्ठुर हो। यह वही सुंदरी है जिससे शादी का तुम्हारे वैकुंठवासी पिता ने आग्रह किया था और तुमने खुद भी कई बार बात हारी। क्या तुम नहीं जानते कि विवाह का समय अब बहुत निकट आ गया है। ऐसे वक्त में तुम्हारा इस तरह मुंह मोड़ लेना उस बेचारी के लिए बहुत ही शोकदायक होगा। इन बातों को सुनकर अमृत राय का चेहरा बहुत मलिन हो गया। शायद वे इस तरह तस्वीर के फाड़ देने का कुछ पछतावा करने लगे, मगर जिस बात पर अड़ गए थे उस पर अड़े ही रहे। इन्हीं बातों में सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा छा गया। दाननाथ उठ खड़े हुए, अपनी बाइसिकल संभाली और चलते चलते ये कहा, मिस्टर राय, खूब सोच लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आओ, आज तुमको गंगा की सैर करा लाए। मैंने एक बजरा किराए पर ले रखा है, उस पर चांदनी रात में बड़ी बहार रहेगी। अमृत राय, इस समय आप मुझको क्षमा कीजिए, फिर मिलूंगा। दाननाथ तो यह बातचीत करके अपने मकान को रवाना हुए और अमृत राय उसी अंधेरे में बड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहे। वह नहीं मालूम क्या सोच रहे थे। जब अंधेरा अधिक हुआ तो वह जमीन पर बैठ गए। उन्होंने उस तस्वीर के पुर्जे सब एक एक करके चुन लिए, उनको बड़े प्यार से सीने में लगा लिया और कुछ सोचते हुए कमरे में चले गए। बाबू अमृत राय शहर के प्रतिष्ठित रईसों में समझे जाते थे। वकालत का पेशा कई पुश्तों से चला आता था। खुद भी वकालत पास कर चुके थे और यद्यपि वकालत अभी तक चमकी न थी, मगर बाप दादे ने ऐसा नाम कमाया था कि शहर के बड़े बड़े रईस भी उनका दाब मानते थे। अंग्रेजी कॉलेज में इनकी शिक्षा हुई थी और ये अंग्रेजी सभ्यता के प्रेमी थे। जब तक बाप जीते थे तब तक कोट पतलून पहनते तनिक डरते थे, मगर उनका देहांत होते ही खुल पड़े। ठीक नदी के समीप एक सुंदर स्थान पर कोठी बनवाई, उसको बहुत कुछ खर्च करके अंग्रेजी रीति पर सजाया और अब उसी में रहते थे। ईश्वर की कृपा से किसी चीज की कमी न थी। धन, द्रव्य, गाड़ी, घोड़े सभी मौजूद थे। अमृत राय को किताबों से बहुत प्रेम था। मुमकिन न था कि नई किताब प्रकाशित हो और उनके पास न आवे। उत्तम कलाओं से भी उनकी तबीयत को बहुत लगाव था। गान विद्या पर तो वे जान देते थे।
गो की वकालत पास कर चुके थे, मगर अभी वह विवाह नहीं हुआ था। उन्होंने ठान लिया था कि जब वह वकालत खूब न चलने लगेगी तब तक वह विवाह नहीं करेंगे। उस शहर के रईस लाला बद्री प्रसाद साहब उनको कई साल से अपनी इकलौती लड़की प्रेमा के वास्ते चुन बैठे थे। प्रेमा अति सुंदर लड़की थी और पढ़ने लिखने सीनों पिरोने में निपुण थी। अमृत राय के इशारे से उसको थोड़ी सही अंग्रेजी भी पढ़ा दी गई थी, जिसने उसके स्वभाव में थोड़ी सी स्वतंत्रता पैदा कर दी थी। मुंशी जी ने बहुत कहने सुनने से दोनों प्रेमियों को चिट्ठी पत्री लिखने की आज्ञा दे दी थी और शायद आपस में तस्वीरों की भी अदला बदली हो गई थी। बाबू दाननाथ अमृत राय के बचपन के साथियों में से एक थे। कॉलेज में भी दोनों का साथ रहा, वकालत भी साथ पास की और दो मित्रों में जैसी सच्ची प्रीति हो सकती है उनमें थी। कोई बात ऐसी न थी जो एक दूसरे के लिए उठा रखे। दाननाथ ने एक बार प्रेमा को मेहताबी पर खड़े देख लिया था। उसी वक्त से वह दिल में प्रेमा की पूजा किया करता था, मगर ये बात कभी उसकी जबान पर नहीं आई। वह दिल ही दिल में घुटकर रह जाता। सैकड़ों बार उसकी स्वार्थ दृष्टि ने उसे उभारा था कि तू कोई चाल चलकर बद्री प्रसाद का मन अमृत राय से फेर दे, परंतु उसने हर बार इस कमीनेपन के ख्याल को दबाया था। वह स्वभाव का बहुत निर्मल और आचरण का बहुत शुद्ध था। वह मर जाना पसंद करता, मगर किसी को हानि पहुंचाकर अपना मनोरथ कदापि पूरा नहीं कर सकता था। यह भी न था कि वह केवल दिखाने के लिए अमृत राय से मेल रखता हो और दिल में उनसे जलता हो। वह उनके साथ सच्चे मित्र भाव का बर्ताव करता था। आज भी जब अमृत राय ने उससे अपने इरादे जाहिर किए, तब उसने सच्चे दिल से उनको समझाकर ऊंच नीच सुझाया, मगर इसका जो कुछ असर हुआ हम पहले दिखा चुके हैं। उसने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम रिफॉर्मरों की मंडली में मिलोगे तो प्रेमा से हाथ धोना पड़ेगा। मगर अमृत राय ने एक न सुनी। मित्र का जो धर्म है वह दाननाथ ने पूरा कर दिया, मगर जब उसने देखा कि यह अपने अनुष्ठान पर अड़े ही रहेंगे तो उसको कोई वजह न मालूम हुई कि मैं यह सब बातें बद्री प्रसाद से बयान करके क्यों न प्रेमा का पति बनने का उद्योग करूं। यहाँ से वह यही सब बातें सोचते विचारते घर पर आए। कोट पतलून उतार दिया और सीधे सादे कपड़े पहन मुंशी बद्री प्रसाद के मकान को रवाना हुए। इस वक्त उसके दिल की जो हालत हो रही थी बयान नहीं की जा सकती। कभी यह विचार आता कि मेरा इस तरह जाना लोगों को मुझसे नाराज न कर दे, मुझे लोग स्वार्थी न समझने लगे। फिर सोचता कि कहीं अमृत राय अपना इरादा पलट दे और आश्चर्य नहीं कि ऐसा ही हो तो मैं कहीं मुंह दिखाने योग्य न रहूंगा। मगर यह सोचते सोचते जब प्रेमा की मोहनी मूरत आँख के सामने आ गई, तब यह सब शंकाएं दूर हो गई और वह बद्री प्रसाद के मकान पर बातें करते दिखाई दिए। लाला बद्री प्रसाद अमृत राय के बाप के दोस्तों में थे और अगर उनसे अधिक प्रतिष्ठित न थे तो बहुत हेठे भी न थे। दोनों में लड़के लड़की के ब्याह की बातचीत पक्की हो गई थी और अगर मुंशी धनपत राय 2 बरस भी और जीते तो बेटे का सेहरा देख लेते, मगर कालवश हो गए और यह अरमान मन में लिए बैकुंठ को सिधारे। हाँ, मरते मरते उनकी बेटे को यह नसीहत थी कि मुंशी बद्री प्रसाद की लड़की से अवश्य विवाह करना। अमृत राय ने भी लजाते लजाते बात मानी थी, मगर मुंशी धनपत राय को मरे आज 5 बरस बीत चुके थे। इस बीच में उन्होंने वकालत भी पास कर ली थी और अच्छे खासे अंग्रेज बन बैठे थे। इस परिवर्तन ने पब्लिक की आंखों में उनका आदर घटा दिया था। इसके विपरीत बद्री प्रसाद पक्के हिंदू थे। साल भर 12 मास उनके यहाँ श्रीमद् भगवत की कथा हुआ करती थी। कोई दिन ऐसा न जाता कि भंडार में 150 साधुओं का प्रसाद न बनता हो। इस उदारता ने उनको सारे शहर में सर्वप्रिय बना दिया था। प्रतिदिन भोर होते ही वह गंगा स्नान को पैदल जाया करते थे और रास्ते में जितने आदमी उनको देखते सब आदर से सिर झुकाते थे और आपस में कानाफूसी करते कि दुखियारों का यह दाता सदा फलता फूलता रहे। यद्यपि लाला बद्री प्रसाद अमृत राय की चाल ढाल को पसंद न करते थे और कई बार उनको समझाकर हार भी चुके थे, मगर शहर में ऐसा होनहार, विद्यावान, सुंदर और धनिक कोई दूसरा आदमी न था
जो उनकी प्राण से अधिक प्रिय लड़की प्रेमा के पति बनने योग्य हो। इस कारण वे बेबस हो रहे थे। लड़की अकेली थी, इसीलिए दूसरे शहर में ब्याह भी न कर सकते थे। इस लड़की के गुण और सुंदरता की इतनी प्रशंसा थी कि उस शहर के सब रईस उसे चाहते थे। जब किसी कामकाज के मौके पर प्रेमा सुलह श्रृंगार करके जाती तो जितनी और स्त्रियां वहां होती उसके पैरों तले आंखें बिछाती। बड़ी बड़ी औरतें कहा करती थी कि ऐसी सुंदर लड़की कहीं देखने में नहीं आई। और जैसी प्रेमा औरतों में थी वैसे ही अमृतराय मर्दों में थे। ईश्वर ने अपने हाथ से दोनों का जोड़ मिलाया था। हाँ, शहर के पुराने हिंदू लोग इस विवाह के खिलाफ थे। वे कहते कि अमृतराय सब गुण अगर सही मगर है तो ईसाई, उनमें प्रेमा जैसी लड़की का विवाह करना ठीक नहीं है। मुंशी जी के नातेदार लोग भी इस शादी के विरुद्ध थे। इसी खिंचातान में 5 बरस बीत चुके थे। अमृतराय भी कुछ बहुत उद्यम न मालूम होते थे, मगर इस साल मुंशी बद्री प्रसाद ने भी हियाब किया और अमृतराय भी मुस्तैद हुए और विवाह की साइट निश्चित की गई। अब दोनों तरफ तैयारियां हो रही थी। प्रेमा की मां अमृतराय के नाम पर बिकी हुई थी और लड़की के लिए अभी से गहने पाते बनवाने लगी थी कि निदान आज यह महाभयानक खबर पहुंची कि अमृतराय ईसाई हो गया है और उसका किसी मेम से विवाह हो रहा है। इस खबर ने मुंशी जी के दिल पर वही काम किया जो बिजली किसी हरे भरे पेड़ पर गिरकर करती है। वे बूढ़े तो थे ही, इस धक्के को न सह सके और पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़े। उनका बेसुध होना था कि सारा भीतर बाहर एक हो गया। तमाम नौकर चाकर अपने पराये इकट्ठे हो गए और क्या हुआ का शोर मचने लगा। अब जिसको देखिए यही कहता फिरता है कि अमृतराय ईसाई हो गया है। कोई कहता है थाने में रपट करो, कोई कहता है चलकर मारपीट करो। बाहर से दम ही दम में अंदर खबर पहुंची। वहां भी कोहराम मच गया। प्रेमा की मां बिचारी बहुत दिनों से बीमार थी और उन्हीं की जिद थी कि बेटी की शादी जहां तक जल्द हो जाए अच्छा है। यद्यपि वह पुराने विचार की बूढ़ी औरत थी और उनको प्रेमा का अमृतराय के पास प्रेम पत्र भेजना एक आंख न भाता था। तथापि जब से उन्होंने उनको एक बार अपने आंगन में खड़े देख लिया था तब से उनको यही धुन सवार थी कि मेरी आंखों की तारा का विवाह हो तो उन्हीं से हो। वह इस वक्त बैठी हुई बेटी से बातचीत कर रही थी कि बाहर से यह खबर पहुंची। वह अमृतराय को अपना दामाद समझने लगी थी और कुछ तो न हो सका, बेटी को गले लगाकर रोने लगी। प्रेमा ने आंसू को रोकना चाहा मगर न रोक सकी। उसकी बरसों की संचित आशा रूपी बेल क्षण मात्र में कुंभला गई। हाय, उससे रोया भी न गया। चित्त व्याकुल हो गया। माँ को रोती छोड़ वह अपने कमरे में आई, चारपाई पर धम से गिर गई। जबान से केवल इतना निकला कि नारायण अब कैसे जीऊंगी, और उसके भी होश जाते रहे। तमाम घर की लौंडियां उस पर जान देती थी। सब की सब एकत्र हो गई और अमृतराय को हत्यारे और पापी की पदवियां दी जाने लगी। अगर घर में कोई ऐसा था जिसको अमृतराय के ईसाई होने का विश्वास न आया तो वह प्रेमा के भाई बाबू कमला प्रसाद थे। बाबू साहब बड़े समझदार आदमी थे। उन्होंने अमृतराय के कई लेख मासिक पत्रों में देखे थे जिनमें ईसाई मत का खंडन किया गया था और हिंदू धर्म की महिमा नाम की जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी उसकी तो बड़े बड़े पंडितों ने तारीफ की थी। फिर कैसे मुमकिन था कि एकदम उनके ख्याल पलट जाते और वह ईसाई मत धारण कर लेते। कमला प्रसाद यही सोच रहे थे कि दाननाथ आते दिखाई दिए। उनके चेहरे से घबराहट बरस रही थी। कमला प्रसाद ने उनको बड़े आदर से बैठाया और पूछने लगे, यार ये खबर कहाँ से उड़ी? मुझे तो विश्वास नहीं आता। दाननाथ, विश्वास आने की कोई बात भी तो हो। अमृतराय का ईसाई होना असंभव है। हाँ, यह रिफॉर्म मंडली में जा मिले हैं। मुझसे भूल हो गई कि यही बात तुमसे न कही। कमला प्रसाद, तो क्या तुमने लाला जी से यह कह दिया? दाननाथ ने संकोच से सिर झुकाकर कहा, यही तो भूल हो गई। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। आज शाम को जब अमृतराय से मुलाकात करने गया तो उन्होंने बात बात में कहा कि अब मैं शादी न करूंगा। मैंने कुछ न सोचा विचारा और यह बात आकर मुंशी जी से कह दी। अगर मुझको यह मालूम होता कि इस बात का यह पतंगड़ हो जाएगा तो मैं कभी न कहता। आप जानते हैं कि अमृतराय मेरे परम मित्र है। मैंने जो यह संदेशा पहुंचाया तो इससे किसी की बुराई करने का आशय न था। मैंने केवल भलाई की नियत से यह बात कही थी। क्या कहूँ, मुंशी जी तो यह बात सुनते ही जोर जोर से चिल्ला उठे। वह ईसाई हो गया।
मैंने बहुतेरा अपना मतलब समझाया मगर कौन सुनता है। वो यही कहते मूर्छा खाकर गिर पड़े। कमला प्रसाद ये सुनते ही लपक कर अपने पिता के पास पहुंचे। वो अभी तक बेसुध थे। उनको होश में लाए और दाननाथ का मतलब समझाया और फिर घर में पहुंचे। उधर सारे मोहल्ले की स्त्रियां प्रेमा के कमरे में एकत्र हो गई थी और अपने अपने विचारानुसार उसको सचेत करने की तरकीबें कर रही थी, मगर अब तक किसी से कुछ न बन पड़ा। निदान एक सुंदर नवयौवना दरवाजे से आती दिखाई दी। उसको देखते ही सब औरतों ने शोर मचाया, लो पूर्णा आ गई, अब रानी को चेत आ जाएगी। पूर्णा एक ब्राह्मणी थी। इसकी उम्र केवल 20 वर्ष की होगी। वह अति सुशीला और रूपवती थी। उसके बदन पर सादी साड़ी और सादे गहने बहुत ही भले मालूम होते थे। उसका विवाह पंडित बसंत कुमार से हुआ था, जो एक दफ्तर में 30 रुपए महीने के नौकर थे। उनका मकान पड़ोस ही में था। पूर्णा के घर में दूसरा कोई न था, इसीलिए जब 10 बजे पंडित जी दफ्तर को चले जाते तो वह प्रेमा के घर चली आती और दोनों सखियां शाम तक अपने मन की बातें सुना करती। प्रेमा उसको इतना चाहती थी कि यदि वह कभी किसी कारण से न आ सकती तो स्वयं उसके घर चली जाती। उसे देखे बिना उसको कल न पड़ती थी। पूर्णा का भी यही हाल था। पूर्णा ने आते ही सब स्त्रियों को वहां से हटा दिया। प्रेमा को इत्र सुंघाया, केवड़े और गुलाब का छींटा मुख पर मारा। धीरे धीरे उसके तलवे सहलाए, सब खिड़कियां खुलवा दी। इस तरह जब ठंडक पहुंची तो प्रेमा ने आंखें खोल दी और चौंक कर उठ बैठी। बूढ़ी माँ की जान में जान आई। वो पूर्णा की बलाई लेने लगी और थोड़ी देर में सब स्त्रियां प्रेमा को आशीर्वाद देते हुए सिधारी। पूर्णा रह गई। जब एकांत हुआ तो उसने कहा, प्यारी प्रेमा, आंखें खोलो, यह क्या गत बना रखी है। प्रेमा ने बहुत धीरे से कहा, हाय सखी, मेरी तो सब आशाएं मिट्टी में मिल गई। पूर्णा, प्यारी ऐसे बातें न करो, जरा दिल को संभालो और बताओ तुमको यह खबर कैसे मिली। प्रेमा, कुछ न पूछो सखी, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। हाय, दिल बैठा जाता है, मैं कैसे जीऊंगी। पूर्णा, प्यारी जरा दिल को ढाढ़स तो दो, मैं अभी सब पता लगा लेती हूँ। बाबू अमृतराय पर जो दोष लोगों ने लगाया है वह सब झूठ है। प्रेमा, सखी तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ईश्वर करे तुम्हारी बातें सच हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह फिर बोली, कहीं एक दम के लिए मेरी उस कटकलेजियों से भेंट हो जाती तो मैं उनका क्षेम कुशल पूछती, फिर मुझे मरने का रंज न होता। पूर्णा, ये कैसी बात कहती हो सखी, मरे वह जो तुमको देख न सके। मुझसे कहो मैं तांबे के पत्र पर लिख दूं कि अमृतराय अगर ब्याह करेंगे तो तुम ही से करेंगे। तुम्हारे पास उनके 20 पत्र पड़े हैं। मालूम होता है किसी ने कलेजा निकाल के धर दिया है। एक एक शब्द से सच्चा प्रेम टपकता है। ऐसा आदमी कभी दगा नहीं कर सकता। प्रेमा, यही सब सोच सोच कर तो आज 4 बरस से दिल को ढाढ़स दे रही हूँ, मगर अब उनकी बातों का मुझे विश्वास नहीं रहा। तुम ही बताओ, मैं कैसे जानूं कि उनको मुझसे प्रेम है। आज 4 बरस के दिन बीत गए। मुझे तो एक एक दिन काटना दुभर हो रहा है और वहां कुछ खबर ही नहीं होती। मुझे कभी कभी उनके इस टाल मटोल पर ऐसी झुंझलाहट होती है कि तुमसे क्या कहूँ। जी चाहता है उनको भूल जाओ, मगर कुछ बस नहीं चलता। दिल बेहया हो गया। यहाँ अभी यही बातें हो रही थी कि बाबू कमला प्रसाद कमरे में दाखिल हुए। उनको देखते ही पूर्णा ने घूंघट निकाल ली और प्रेमा ले भी चट आंखों से आंसू पोंछ लिए और संभल बैठी। कमला प्रसाद, प्रेमा तुम भी कैसी नादान हो, ऐसी बातों पर तुमको विश्वास क्यों करा गया। इतना सुनना था कि प्रेमा का मुखड़ा गुलाब की तरह खिल गया। हर्ष के मारे आंखें चमकने लगी। पूर्णा ने आहिस्ता से उसकी एक उंगली दबाई। दोनों के दिल की धड़कने लगे कि देखे यह क्या कहते हैं। कमला प्रसाद, बात केवल इतनी हुई कि घंटा पर हुआ। लाला जी के पास बाबू दाननाथ आए हुए थे। शादी ब्याह की चर्चा होने लगी तो बाबू साहब ने कहा कि मुझे तो बाबू अमृतराय के इरादे इस साल भी पक्के नहीं मालूम होते। शायद वह रिफॉर्म मंडली में दाखिल होने वाले हैं। बस इतनी सी बात लोगों ने कुछ का कुछ समझ लिया। लाला जी उधर बेहोश होकर गिर पड़े। अम्मा इधर बदहास हो गई। अब जब तक उनको संभालूं कि सारे घर में कोलाहल होने लगा। ईसाई होना क्या कोई दिल लगी है, और फिर उनको इसकी जरूरत ही क्या है। पूजा पाठ तो वह करते नहीं, तो उन्हें क्या कुत्ते ने काटा है कि अपना मत छोड़कर नक्को बने। ऐसे बेसिर पैर की बातों पर एतबार नहीं करना चाहिए। लो अब मुंह धो डालो। हंसी खुशी की बात की
मुझे तुम्हारे रोने धोने से बहुत रंज हुआ। यह कहकर बाबू कमला प्रसाद बाहर चले गए और पूर्णा ने हंसकर कहा, सुना कुछ मैं जो कहती थी कि यह सब झूठ है, ले अब मुंह मीठा कराओ। प्रेमा ने प्रफुल्लित होकर पूर्णा को छाती से लिपटा लिया और उसके पतले पतले होठों को चूमकर बोली, मुंह मीठा हुआ या और लोगी? पूर्णा, ये मिठाइयाँ रख छोड़ो उनके वास्ते, जिनकी निठुराई पर अभी कुड़ रही थी। मेरे लिए तो आगरा वाले की दुकान की ताजी ताजी अमृतियाँ चाहिए। प्रेमा, अच्छा, अब कि उनको चिट्ठी लिखूंगी तो लिख दूंगी कि पूर्णा आपसे अमृतियाँ मांगती है। पूर्णा, तुम क्या लिखोगी? हाँ, मैं आज का सारा वृत्तांत लिखूंगी, ऐसा ऐसा बनाऊंगी कि तुम भी क्या याद करो, सारी कलई खोल दूंगी। प्रेमा लजाकर, अच्छा रहने दीजिए, यह सब दिल लगी। सच मानो पूर्णा, अगर आज की कोई बात तुमने लिखी तो फिर मैं तुमसे कभी न बोलूंगी। पूर्णा, बोलो या ना बोलो, मगर मैं लिखूंगी जरूर। इसके लिए तो उनसे जो चाहूंगी ले लूंगी। बस इतना ही लिख दूंगी कि प्रेमा को अब बहुत न तरसाइए। प्रेमा ने बात काट कर कहा, अच्छा लिखिएगा तो देखूंगी। पंडित जी से कहकर वह दुर्गत कराऊंगी कि सारी शरारत भूल जाओगी। मालूम होता है उन्होंने तुम्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है। अभी दोनों सखियां जी भर कर खुश न होने पाई थी कि उनको रंज पहुंचाने का फिर सामान हो गया। प्रेमा की भावज अपनी ननद से हरदम जला करती थी, अपने सास ससुर से, यहाँ तक कि पति से भी। कद्र रहती कि प्रेमा में ऐसे कौन से चांद लगे कि सारा घराना उस पर निछावर होने को तैयार रहता है। उनका आदर सब क्यों करते हैं? मेरी बात तक कोई नहीं पूछता। उनसे किसी बात में कम नहीं हूँ। गोरेपन में, सुंदरता में, श्रृंगार में मेरा नंबर उनसे बराबर बड़ा चढ़ा रहता है। हाँ, वो पढ़ी लिखी है, मैं बौरी इस गुण को नहीं जानती। उन्हें तो मर्दों में मिलना है, नौकरी चाकरी करना है। मुझ बेचारी के भाग में तो घर का कामकाज करना ही बड़ा है। ऐसी निर्लज्ज लड़की, अभी शादी नहीं हुई मगर प्रेम पत्र आते जाते हैं, तस्वीरें भेजी जाती है। अभी 8-9 दिन होते हैं कि फूलों के गहने आए हैं, आंखों का पानी मर गया है और ऐसी कुलवंती पर सारा कुनबा जान देता है। प्रेमा उनके ताने और उनकी बोली टोलियों को हंसी में उड़ा दिया करती थी और अपने भाई के खातिर भावज को खुश रखने की फिक्र में रहती थी, मगर भाभी का मुंह उससे हरदम फूला रहता। आज उन्होंने जो ही सुना कि अमृत राय ईसाई हो गए हैं तो मारे खुशी की फूली नहीं समाई। मुस्कुराते, मचलते, मटकते प्रेमा के कमरे में पहुंची और बनावट की हंसी हंसकर बोली, क्यों रानी, आज तो बात खुल गई। प्रेमा ने यह सुनकर लाज से सर झुका लिया, मगर पूर्णा बोली, सारा भांडा फूट गया, ऐसी भी क्या कोई लड़की मर्दों पर फिसले। प्रेमा ने लजाते हुए जवाब दिया, जाओ तुम लोगों की बला से, मुझसे मत उलझो। भाभी, नहीं नहीं, दिल लगी की बात नहीं। मर्द सदा के कटकलेजी होती है, उनके दिल में प्रेम होता ही नहीं। उनका जरा सा सिर धमके तो हम खाना पीना त्याग देती है, मगर हम मर ही क्यों न जाए, उनको जरा भी परवाह नहीं होती। सच है, मर्द का कलेजा काट का। पूर्णा ने कहा, भाभी तुम ठीक कहती हो, मर्दों का कलेजा सचमुच काट का होता है। अब मेरे ही यहाँ देखो, महीने में कम से कम 10-12 दिन उस मुए साहब के साथ दौरे पर रहते हैं। मैं तो अकेली सुनसान घर में पड़े पड़े कराहा करती हूँ, वहाँ कुछ खबर ही नहीं होती। पूछती हूँ तो कहते हैं रोना गाना औरतों का काम है, हम रोए गाए तो संसार का काम कैसे चले। भाभी, और क्या जाने, संसार अकेले मर्दों ही के थामे तो थमा है। मेरा बस चले तो इनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखूं। अब आज ही देखो, बाबू अमृत राय का करतब खुला तो रानी ने अपनी कैसी गद बना डाली। इनके प्रेम का तो यह हाल है, वहाँ 4 वर्ष से हिला हवाला करते चले आते हैं। रानी, नाराज न होना, तुम्हारे खत पर जाते हैं, मगर सुनती हूँ वहां से विरले ही किसी खत का जवाब आता है। ऐसे निर्मोहियों से कोई क्या प्रेम करे। मेरा तो ऐसों से जी जलता है। क्या किसी को अपनी लड़की भारी पड़ी है कि कुएं में डाल दे। बला से कोई बड़ा मालदार है, बड़ा सुंदर है, बड़ी ऊंची पदवी पर है, मगर जब हमसे प्रेम ही न करे तो क्या हम उसकी धन दौलत को लेकर चाटे। संसार में एक से एक लाल पड़े हैं और प्रेमा जैसी दुल्हन के वास्ते दुल्हों का काल। प्रेमा को यह बातें बहुत बुरी मालूम हुई, मगर मारे संकोच के कुछ बोल न सकी। हाँ, पूर्णा ने जवाब दिया, नहीं भाभी, तुम बाबू अमृत राय पर अन्याय कर रही हो। उनको प्रेमा से सच्चा प्रेम है, उनमें और दूसरे मर्दों में बड़ा भेद है। भाभी बोली,
पूर्णा, अब मुंह न खुलवाओ, प्रेम नहीं पत्थर करते हैं। माना कि वे बड़े विद्या वाले हैं और छुटपने में ब्याह करना पसंद नहीं करते, मगर अब तो दोनों में कोई भी कमसिन नहीं है। अब क्या बूढ़े होकर ब्याह करेंगे? मैं तो बात सच कहूंगी, उनकी ब्याह करने की चेष्टा ही नहीं है, टाल मटोल से काम निकालना चाहते हैं। यही ब्याह के लक्षण है कि प्रेमा ने जो तस्वीर भेजी थी वह टुकड़े टुकड़े करके पैरों तले कुचल डाली। मैं तो आज इसे आदमी का मुंह भी न देखूं। प्रेमा ने अपनी भावज को मुस्कुराते हुए आते देखकर ही समझ लिया था कि कुशल नहीं है। जब यह मुस्कुराती है तो अवश्य कोई न कोई आग लगाती है। वह उनकी बातचीत का ढंग देखकर सहम जाती थी कि देखे यह क्या सुनावनी सुनाती है। भाभी की यह बात तीर की तरह कलेजे के पार हो गई। हक्का बक्का होकर उसकी तरफ ताकने लगी, मगर पूर्णा को विश्वास न आया। बोली, यह क्या अनर्थ करती हो भाभी? भैया अभी आए थे, उन्होंने इसकी कुछ भी चर्चा नहीं की। मैं तो जानती हूँ कि पहली बात की तरह यह भी झूठी है। यह असंभव है कि वह अपनी प्रेमा की तस्वीर की ऐसी दुर्गत करे। भाभी बोली, तुम्हारे न पतियाने को मैं क्या करूं? मगर यह बात तुम्हारे भैया खुद मुझसे कह रहे थे, और फिर इसमें बात ही कौन सी है? आज ही तस्वीर मंगा भेजो, देखो क्या जवाब देते हैं। अगर यह बात झूठी होगी तो अवश्य तस्वीर भेज देंगे, या कम से कम इतना तो कहेंगे कि यह बात झूठी है। अब पूर्णा को भी कोई जवाब न सूझा, वह चुप हो गई। प्रेमा कुछ न बोली, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। भावज का चेहरा ननद की इस दशा पर खिल गया। वह अत्यंत हर्षित होकर अपने कमरे में आई, दर्पण में मुंह देखा और आप ही आप मग्न होकर बोली, यह घाव अब कुछ दिनों में भरेगा।